नमस्कार। केडी क्लासेस की भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम इस श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के पहले चैप्टर पाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हुई, साथ ही साथ मनुष्य के द्वारा आग का भी प्रयोग किया गया और अंत्येष्टि क्रिया के प्रारंभ के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल की हम चर्चा कर चुके हैं। आज के चैप्टर में हम चर्चा करेंगे नव पाषाण काल की, यानी नियोलिथिक एज की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है, इससे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो नव पाषाण काल लिखा जाए या उत्तर पाषाण काल लिखा जाए तो एक ही चीज है। अब नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है। तो इसे कौन सी एज कहा जाता है? नियोलिथिक एज कहा जाता है। और ये जो नियोलिथिक शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नियो प्लस लिथोस। नियो का अर्थ होता है नवीन और लिथिक का अर्थ होता है पाषाण। इस प्रकार नियो और लिथोस से मिलकर बना नियोलिथिक। अब नियोलिथिक का टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 8000 बीसी से 6000 बीसी। ठीक है, तो ये किसका टाइम पीरियड हो गया? नियोलिथिक एज का या नव पाषाण काल का कालखंड कितना है? 8000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक। अब अगर हम देखें तो विश्व या वैश्विक स्तर पर इस काल की शुरुआत लगभग 9000 बीसी में मानी जाती है। तो इस काल की जो शुरुआत है वो कब मानी जाती है? 9000 बीसी में मानी जाती है। ये वैश्विक स्तर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस काल की शुरुआत 7 या 8000 बीसी में मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है कि कालखंड को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने लेक्चर्स में चर्चा करी कि कालखंड को लेकर अलग अलग मत जो हैं इतिहासकारों के द्वारा प्रदान किए गए। अलग अलग किताबों में अलग अलग कालखंड मिलता है, लेकिन जो मानक किताब है उसके अनुसार ही मैं यहाँ पर कालखंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वैश्विक स्तर पर जो पाषाण काल है उसकी शुरुआत कितने वर्ष पूर्व मानी गई? आज से 9000 वर्ष पूर्व मानी गई। वहीं भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत 8000 बीसी या 7000 बीसी के समथिंग मानी गई। अब नव पाषाण काल से जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर नव पाषाण काल लिख लेते हैं। तो नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो जो नव पाषाण काल शब्द है, नव पाषाण काल शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो नव पाषाण काल शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लोवाक के द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो नव पाषाण काल शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1865 में यानी कि 1865 में सर जॉन लोवाक के द्वारा किया गया। दूसरे नंबर पर नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति किसने कहा? ठीक है, तो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के नाम से
इसकी व्याख्या की है सर गार्डिन चाइल्ड ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति किस इतिहासकार ने कहा है, तो गार्डिन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कहा है। अब क्यों कहा है इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसका नाम हमने क्या रखा है, नवपाषाण काल। इसके पहले जो हमने कालखंड पढ़ा उसे हमने क्या बोला था, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार बने उनके परिवर्तन की हम बात करें तो उनका जो परिवर्तन या उनका जो विकास होता है वो नवपाषाण काल की शुरुआत में होता है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछली क्लास में करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो उपकरण मिलेंगे वो नवपाषाण कालीन उपकरण होंगे। अब ये उपकरण उत्तर भारत में भी मिले हैं और दक्षिण भारत में मिले हैं। उत्तर भारत में खोजकर्ता अलग हैं और दक्षिण भारत में इन उपकरणों के खोजकर्ता जो हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर इसके दो भाग कर लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं उत्तर भारत और दूसरी तरफ हम चर्चा कर लेंगे दक्षिण भारत की। तो उत्तर भारत में इन उपकरणों की जो खोज है वो की गई है सर मैस्यूरर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। तो उत्तर भारत में नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई, सर मैस्यूरर के द्वारा की गई। वहीं दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं इनकी खोज जो है वो निवलियन फ्रेजर के द्वारा की गई 1872 में, ठीक है। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो फैक्ट्स किससे संबंधित हैं, नवपाषाण काल से संबंधित फैक्ट्स हैं, उनको यहाँ पर देखा है। तो एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं कि जो नवपाषाण काल है इसे ही उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे नियोलिथिक एज कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, नियो और लिथोस। नियो का अर्थ होता है नवीन या नया, वहीं लिथोस का अर्थ होता है पाषाण। और इस प्रकार जो शब्द बना उसे हमने क्या कहा, नियोलिथिक कहा है। अब नवपाषाण काल की हमने बात करी तो वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत 9000 बीसी में मानी जाती है। वहीं भारत में इसकी शुरुआत 8000 से 7000 बीसी में मानी गई है। नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1865 में सर जॉन लोवाक के द्वारा किया गया और नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के रूप में सर गार्डिन चाइल्ड ने प्रस्तुत किया है। अब नवपाषाण काल के जो उपकरण हैं ये उत्तर भारत में भी मिले हैं और दक्षिण भारत में मिले हैं। उत्तर भारत में इन उपकरणों की खोज सर मैस्यूरर के द्वारा की गई, वहीं दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के उपकरणों की खोज सर निवलियन फ्रेजर के द्वारा 1872 में की गई है। अब यहाँ पर हमने अभी एक चीज़ बताई थी आपको कि गार्डिन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या कहा है, नवपाषाण क्रांति कहा है। तो देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के समाप्त होने के बाद जब नवपाषाण काल की शुरुआत हुई तो कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले और क्यों इसे नवपाषाण क्रांति कहा गया है। तो पहला जो परिवर्तन था वो था कृषि का ज्ञान या कृषि की शुरुआत। तो मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि जो मानव था वो कृषि के प्रति आकर्षित हो रहा था, लेकिन कहीं भी कृषि की शुरुआत नहीं की गई थी। वहाँ पर वो खाद्य संग्राहक ही था, खाद्य उत्पादक नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल जैसे ही शुरू हुआ उसने किसकी शुरुआत करी, कृषि की शुरुआत करी और वह खाद्य उत्पादक बन गया। और मेहरगढ़ का हम अध्ययन करेंगे, बलूचिस्तान में आता है, उत्तरी बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के, और वहाँ पर खेती के या कृषि के साक्ष्य मिले। जैसे गेहूँ की 3 किस्में मिली हैं, जौ की 2 किस्में मिली हैं, अंगूर, खजूर और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि नवपाषाण काल में मानव ने किसकी शुरुआत कर दी थी, कृषि की शुरुआत कर दी थी। उसे किसका ज्ञान हो गया था, कृषि का ज्ञान हो गया था। अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर हम देखें
तो अभी तक मनुष्य जो था वो मध्य पाषाण काल में आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, खाना बदोश था, इधर उधर भागता फिरता था और शिकार करता था और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि उसने कृषि की शुरुआत कर दी। अब जब कृषि की शुरुआत कर दी तो पहले फसल बोएगा, फिर फसल पकेगी, फिर फसल को काटेगा, फिर उसका उपभोग करेगा। तो यहाँ पर एक लंबी प्रोसीजर है पूरी खेती करने के लिए, तो उसे वहाँ पर रुकना पड़ेगा और रुकने के कारण यहाँ पर स्थायी आवास की शुरुआत हुई। तो अभी तक मनुष्य इधर उधर भटक रहा था, खाना बदोश था। कृषि की शुरुआत होने की वजह से किसकी शुरुआत हुई? स्थायी आवास की शुरुआत हुई। और आवास से संबंधित जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो भी कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले, लगभग 7000 BC के समथिंग। ठीक है, अब स्थायी आवास, तो आवास जब वो बनाएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे किसका विकास होने लगेगा? गांव का विकास होगा। और जब गांव का विकास होगा तो यहाँ पर वो घर बनाकर रहेगा, तो किसका विकास होगा? घरों का विकास होगा। अब यहाँ पर जो घर थे वो उसने किसके बनाए थे? कच्ची ईंटों से बनाए थे। और ये जो घर थे इनका आकार कैसा था? आयताकार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से याद कर लेनी, क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो कृषि की शुरुआत होने के कारण मनुष्य ने स्थायी आवास बनाए, जिससे गांव का विकास हुआ और घरों का विकास हुआ। इस समय जो घर प्राप्त हुए वो कच्ची ईंटों के बनाए गए थे और उनका आकार कैसा था? आयताकार। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर हम इसकी विशेषता देखें तो जब कृषि की शुरुआत कर दी, घर बना के वो रहने लगा, तो जब उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उत्पादन होगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। और स्टोर करने के लिए उसने पोट्री बनाई या मृद भांड का निर्माण किया। तो यहाँ पर मृद भांड मिले। क्या मिले? मृद भांड, यानी कि पोट्री हाथ से निर्मित भी मिली है और चौक से निर्मित पोट्री के भी यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल के दौरान मिले हैं। तो तीसरी विशेषता क्या हो गई कि मृद भांड का निर्माण शुरू हुआ। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो पशुपालन, तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल के दौरान देखने को मिल गई थी। लेकिन नवपाषाण काल आते आते पशुपालन का व्यापक स्तर पर उपयोग होने लगा, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुपालन करने लगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि पशुपालन का बढ़ चढ़कर उपयोग होने लगा, व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। ये इसकी चौथी विशेषता थी। अब पांचवें नंबर पर यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा? उपकरण आ जाएंगे। तो नवपाषाण कालीन उपकरण, तो अभी तक मध्य पाषाण काल में हमने जो उपकरण देखे थे, त्रिभुज थे, समलंब थे, नवचंद्राकार थे। यहाँ पर भी वही उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते अब जो उपकरण हैं उन्हें पत्थरों से घिसा जा रहा है, उनके ऊपर पॉलिश की जा रही है, चमकदार बनाए जा रहे हैं, उन्हें घर्षित किया जा रहा है, घर्षण उनका किया जा रहा है। तो उससे उनमें अगर हम देखें तो एकदम से जो बदलाव है, अचानक से बदलाव है। मध्य पाषाण काल में सिंपल पत्थरों के उपकरण बनाए जा रहे थे, नुकीले होते थे, लेकिन यहाँ एकदम धारदार पत्थर, पालिशदार पत्थर मिल गए, चमकदार पत्थर उपकरण बनाए गए और घर्षित उपकरण बनाए गए। तो एकदम अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर जो उपकरण हैं वो कैसे? पॉलिशदार उपकरण हैं या चमकदार उपकरण हैं, और कैसे? घर्षित या घर्षित उपकरण। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है मध्य पाषाण काल से किसमें देखने को मिलता है? नवपाषाण काल। एक और चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हड्डी से निर्मित या अस्थि से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये मध्य पाषाण काल की समाप्ति के बाद किस में देखने को मिलते हैं? नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। तो हमने इसके पहले समझा था कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के दौरान जो मनुष्य था वो आखेटक था,
खाद्य संग्राहक था, उसका जीवन शिकार पर ही निर्भर था। वह बड़े बड़े पशुओं का शिकार करता था। मध्य पाषाण काल में उसने छोटे पशुओं का शिकार किया, औजारों में परिवर्तन आया। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल की शुरुआत होती है, वो किसकी शुरुआत कर देता है? खेती की शुरुआत कर देता है। मध्य पाषाण काल के दौरान वो कैसा था? खाना बदोश था, इधर उधर भटकता रहता था, कंदमूल फल वगैरह खाता था। लेकिन नव पाषाण काल के दौरान स्थायित्व की शुरुआत होती है। वह आवास बनाता है, घर बनाता है। इसके पहले वह पत्थरों के आवास में रह रहा था, यहाँ पर वो ईंटों के आवास बनाता है, मृदभांड बनाता है, पशुपालन का व्यापक स्तर पर प्रयोग करता है और उपकरण में एकदम अचानक से बदलाव देखने को मिलता है। तो जब बहुत बड़े परिवर्तन बिना किसी योजना के देखने को मिलते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। और सर गार्डन चाइल्ड ने कहा कि एकदम अचानक से मध्य पाषाण काल से बहुत सारे परिवर्तन किसमें देखने को मिलते हैं? नव पाषाण काल में देखने को मिलते हैं, और वो भी बिना किसी योजना के देखने को मिलते हैं। इसलिए सर गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति कहा है। तो ये हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया है किसको समझने का? नव पाषाण काल को समझने का। अब पुराने वीडियोस की तरह हम नव पाषाण काल के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नव पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन से स्थलों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्य भारत में विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी क्या मिले? साक्ष्य मिले। साथ ही साथ भारत के बाहर अगर हम जाएं तो पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पर पश्चिमी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहाँ से भी नवपाषाण कालीन जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान है जहाँ से ये साक्ष्य मिले, और इन्हें याद करने के लिए मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर। तो ये भारत का मैप है और इसमें जो हमारा सबसे ऊपर स्टेट है वो कौन सा है? कश्मीर। और कश्मीर में 2 स्थान हैं जहाँ से नवपाषाण कालीन या न्यूलिथिक एज के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पहला है बुर्जहोम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। पहला बुर्जहोम, दूसरा गुफ कराल। ठीक है, तो ये दोनों स्थान आपको याद रखने हैं। तो कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ कराल नामक स्थान से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 3 स्थान हैं जहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। पहला जो स्थान है उसका नाम है कोलडेहवा। ठीक है, तो कोलडेहवा नामक स्थान से साक्ष्य मिले। दूसरा जो स्थान है उसका नाम है चौपानी मांडो। ठीक है, तो चौपानी मांडो नामक स्थान से साक्ष्य मिले उत्तर प्रदेश में। और तीसरा स्थान है महागरा। तो ये आपको याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने स्थान हैं? 3, कोलडेहवा, चौपानी मांडो और महागरा। जम्मू कश्मीर में 2, बुर्जहोम और गुफ कराल। अब बिहार में अगर जाएं तो बिहार में चिरांद नामक स्थान है, और चिरांद नामक स्थान से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। तो ये हमने इस तरफ की बात कर ली। अब हम दक्षिण भारत तरफ आते हैं और आंध्र प्रदेश में भी 3 स्थानों से साक्ष्य मिले। पहला जो स्थान है उसका नाम है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा के बाद उतनूर, और उतनूर के बाद जो तीसरा स्थान है कोडेकल। ठीक है, तो ये 3 स्थान जो हैं आंध्र प्रदेश में आते हैं, नागार्जुन कोंडा, उतनूर और कोडेकल। तमिलनाडु में आए तो पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली नामक स्थान से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। कर्नाटक में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से प्रमाण मिले, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा मास्की, मास्की के बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद हल्लूर। 3 आपको याद रखने, मास्की, ब्रह्मगिरी और हल्लूर। फिर आ जाएगा
कोडक्कल, आंध्र प्रदेश में कोडेकल है, कर्नाटका में अगर हम देखें तो कोडक्कल है। फिर आ जाएगा टेकनकोट्टा, टेकनकोट्टा, कोपा गुल्लू, संगेनकल्लू और पीकलीहल। तो ये जो प्रमुख स्थान हैं ये कहाँ मिले हैं? कर्नाटका में मिले हैं, जहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन कौन से? मास्की, ब्रह्मगिरी, फिर उसके बाद हल्लूर, कोडक्कल, टेकनकोट्टा, कोपागुल्लू, संगेनकल्लू और पीकलीहल। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। वो कौन सा है? मेहरगढ़। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से अभी अपन जब अध्ययन करेंगे कि किस स्थान से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो मेहरगढ़ जो होगा नवपाषाण काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो कश्मीर में 2 स्थानों से बुर्जहोम और गुफ कराल से साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश में कोल्डेवा, चौपानी मांडो और महागरा नामक स्थान से साक्ष्य मिले। आंध्र प्रदेश में 3 स्थानों से नागार्जुन कोंडा और उतनूर और कोडेकल। तमिलनाडु में पोचमपल्ली, कर्नाटका में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, टेकनकोट्टा, कोपागुल्लू, संगेनकल्लू और पीकलीहल। वहीं पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये हमने अभी स्थितियां देख ली कि यहाँ ये नवपाषाण काल के क्या हो गए? स्थल हो गए। अब किस स्थान से क्या साक्ष्य मिले और क्या हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है, जल्दी से देख लेते हैं। अब पहला स्थान लेते हैं। पहला स्थान है मेहरगढ़। ठीक है, अब मेहरगढ़ की पहले स्थिति लिख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ जो है स्थित है। अब मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो जो नवपाषाण काल का कॉन्सेप्ट था वो हम पहले समझ चुके हैं। अब केवल ये देख रहे हैं कि कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और ये साक्ष्य लगभग 7000 ईसा पूर्व या बीसी के माने जाते हैं। अब कृषि में भी कौन कौन सी कृषि के? तो गेहूं की 3 किस्में, वहीं जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य जो हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और ये लगभग 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। गेहूं की 3 किस्मों के और जौ की 2 किस्मों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। फिर द्वितीय काल में जब दूसरी बार यहाँ पर खुदाई हुई तो द्वितीय काल में गेहूं, जौ, कपास, अंगूर और खजूर की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कौन कौन से? गेहूं, जौ, कपास, खजूर और अंगूर की खेती के साक्ष्य मिले। फिर पूछ लिया जाता है कि कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब यहीं पर अगर हम देखें
तो ये जो मेहरगढ़ वाला स्थान है ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान में आता है। अब इसके बाद जब पाषाण काल खत्म हो जाएगा तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का अध्ययन करेंगे, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर भी 2 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूँ और जौ की खेती की जाती है। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा देखें तो सोतका गेंडोर नामक एक स्थान है जो कि बलूचिस्तान में आता है और मेहरगढ़ के पास ही स्थित है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उनने खेती करना मेहरगढ़ के पूर्वजों से सीखा। तो कभी पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने खेती करना किससे सीखा है, तो मेहरगढ़ के पूर्वजों से सीखा है। और जब हम एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर मानव की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा गया है कि ह्यूमन इज़ अ टूल मेकिंग किंग, टूल मेकिंग एनिमल। ठीक है, ह्यूमन इज़ अ टूल मेकिंग एनिमल, अर्थात मनुष्य क्या करता है, टूल बना लेता है और टूल बनाने के बाद, उपकरण बनाने के बाद उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए अपने पास संचित करके रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। और जब उनके बच्चे आते हैं, अपनी आने वाली जो पीढ़ी होती है, तो उन्हें वो टूल देता है, उनका उपयोग बताता है और उसे स्थानांतरित करके चला जाता है। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती, ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के साक्ष्य मिले और ये परिभाषा यहाँ पर बिल्कुल सही या सटीक साबित होती नज़र आती है कि मानव जो है या ह्यूमन जो है एक टूल मेकिंग एनिमल है। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने खेती करना मेहरगढ़ के पूर्वजों से सीखा था, यहाँ से ये बात प्रतीत होती है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखें तो गेहूँ जो है इससे विश्व की प्राचीनतम फसल माना गया है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम फसल किसे माना गया है, तो गेहूं को माना गया है। अब इन लोगों ने खेती करना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो हमने बोला कि खेती करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब ये खेती में फसल सबसे पहले बोएंगे, फिर उसके बाद जब फसल पक जाएगी तो उसे काटेंगे। तो जब पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इन लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ेगा, फसल काटने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य से इन लोगों ने यहाँ पर क्या बनाए, आवास बनाए। तो स्थायी आवास के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब जब आवास इन लोगों ने बना लिया तो साथ ही साथ क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। और सबसे पहले यहाँ पे जो साक्ष्य मिले पशुपालन में, वो पालतू भैंसे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पालतू भैंसे के प्राचीनतम साक्ष्य काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है। तो वो कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। तो अभी हमने बात करी थी कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उन्होंने खेती करना कहाँ से सीखा है, मेहरगढ़ के पूर्वजों से सीखा है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ये आपको याद रखना है। ये 3 से 4 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर पाषाण काल से लेकर, स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। तो वो है मेहरगढ़। तो जल्दी से ये हमने अभी किसकी चर्चा कर ली, मेहरगढ़ की चर्चा कर ली कि मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले, गेहूँ, जौ, अंगूर, खजूर, कपास की खेती के साक्ष्य मिले, कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, स्थायी आवास के साक्ष्य मिले, साथ ही साथ पशुपालन में पालतू भैंसे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अब मेहरगढ़ के बाद कश्मीर चलते हैं और वहीं पास का इलाका है कश्मीर, और कश्मीर में देखते हैं कौन कौन से स्थान थे। तो पहला था हमारा बुरझौम और दूसरा कौन सा था, गुफ कराल। तो
बुर्जहोम। तो अगर हम बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। और यहाँ से अगर हम देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मानव के साथ किसे दफनाया गया? कुत्ते को दफनाया गया। साथ ही साथ यहाँ से गर्त आवास भी प्राप्त हुए। गर्त आवास यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर कम होता था, ठंडी ज़्यादा होती थी, अभी भी ठंडी ज़्यादा होती है। तो ये लोग ज़मीन के नीचे गड्ढा बनाते थे ताकि तापमान बना रहे और उसे ऊपर से ढक देते थे। तो ज़मीन के नीचे गड्ढा बना के उसमें ये लोग रहा करते थे। उन्हें क्या बोला जाता है? गर्त आवास। तो पूछा जाए गर्त आवास कहाँ से मिले? तो कश्मीर से मिले। साथ ही साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? कश्मीर से। फिर बुर्जहोम के बाद दूसरा था हमारा गुफ़ कराल, और गुफ़ कराल से गर्त आवास प्राप्त हुए, और गर्त आवास के साथ साथ हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। तो अगर पूछ लिया जाए कि कश्मीर में सर्वाधिक उपकरण हड्डियों के किस स्थान से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर होगा गुफ़ कराल। तो गुफ़ कराल से गर्त आवास के साथ साथ हड्डियों के उपकरण काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए। अब बुर्जहोम और गुफ़ कराल की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इनकी जो खोज का श्रेय है वो 3 लोगों को दिया गया है। टेरी, दूसरे हैं पीटरसन और तीसरे हैं शर्मा। तो टेरी, पीटरसन और शर्मा को बुर्जहोम और गुफ़ कराल की खोज का श्रेय प्रदान किया गया है। तो ये हमने कश्मीर में जो 2 स्थान थे उनकी चर्चा कर ली है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है कोलडेहवा। अब कोलडेहवा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कौन सा स्थान है? कोलडेहवा। और कोलडेहवा से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ से मिले हैं? कोलडेहवा से। और ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कोलडेहवा नामक स्थान से मिले। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया चौपानी मांडा। तो चौपानी मांडा की अगर हम बात करें तो चौपानी मांडा उत्तर प्रदेश, बेलन नदी घाटी, इलाहाबाद के पास का एरिया है। ठीक है, तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद के पास, वहीं पर कौन सा स्थान है? चौपानी मांडा। यहाँ से व्हील पॉटरी यानी चौक निर्मित मृद भांड मिले, यानी चौक निर्मित क्या मिले? बर्तन। तो आपने बर्तन बनाते हुए देखा होगा, उसमें एक पहिया होता है, उसके ऊपर लोग हाथ से इस तरीके से उठाते जाते हैं और क्या बनाते जाते हैं? बर्तन बनाते जाते हैं। तो इन्हें व्हील पोट्री बोला जाता है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई है? तो पहिए की खोज हुई है नवपाषाण काल में। तो चाक निर्मित मृद भांड कहाँ से मिले? चौपानी मांडा से। साथ ही साथ यहाँ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है लगभग कुछ इस तरीके से होता है, या अपन बोल सकते हैं षडभुज या 6 भुजाओं वाला जो झोपड़ी वाला साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चौपानी मांडा से। तो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जो झोपड़ियाँ हैं वो कहाँ से मिली है? चौपानी मांडा से। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। यूपी में बेलन घाटी इलाहाबाद के पास क्या स्थित है? चौपानी मांडा। यहाँ से चौक निर्मित मृदभांड मिले हैं, साथ ही साथ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियाँ मिली। चौपानी मांडा के बाद आ जाएगा महागरा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। अब महागरा की अगर हम बात करें तो महागरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले, यहाँ से भी धान की खेती के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। धान के साथ साथ अगर हम देखें तो जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य।
तो गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? महागरा से प्राप्त हुए, और यहाँ से गोलाकार आकार या गोल आकार की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई। तो ये आपको याद रखना है कि महागरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य, गोल आकार की झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ धान और जौ की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब यहीं पर बिहार में एक स्थान हमने देखा था चिरांद, और चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। संख्या पूछ ली जाती है तो लगभग 480 उपकरण प्राप्त हुए। अब ये उपकरण किसके बने हुए थे? तो ये मृग श्रृंग के छल्ले प्राप्त हुए। मृग श्रृंग के छल्ले यानी हिरण के सींग के छल्ले कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो ये सीधा प्रश्न आता है कि हड्डी के उपकरण 480 उपकरण या मृग श्रृंग के छल्ले, हिरण की सींग के छल्ले कहाँ मिले हैं? तो बिहार में चिरांद नामक स्थान से मिले। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की हमने चर्चा कर ली। अब दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, और दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 स्थान है। एक है उतनूर, उतनूर के साथ कोपा गुल्लू और संगेन कल्लू, और संगेन कल्लू के साथ आ जाएगा आपका कोडक्कल, और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है। एस माउंट भी पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में लिख के देता है, हिंदी में भी उसे एस माउंट ही लिख देता है, या एस के टीले पूछ लेता है। तो राख के टीले जो हैं उतनूर, कोपागुल्लू, संगेन कल्लू और कोडक्कल नामक स्थान से प्राप्त हुए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और प्रश्न मिल जाता है कि दक्षिण भारत की पहली फसल कौन सी थी? तो यहाँ की जो पहली फसल है वो रागी है। फिर पूछ लेता है कि दूसरी फसल कौन सी थी? तो वो है कुल्दी। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दक्षिण भारत की पहली फसल रागी, दूसरी फसल कुल्दी थी। राख के टीले उतनूर, कोपागुल्लू, संगेन कल्लू और कोडक्कल नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो ये हमने नवपाषाण काल के स्थल देख लिए, और किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं इस पे हमने चर्चा कर ली। अब आप इन वीडियोस को बार बार देखें, 1-2 बार देखें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आप इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से अध्ययन करें, कोई भी किताब उठाएं ऑब्जेक्टिव, और उसके प्रश्न आप लगाना शुरू करें। साथ ही साथ आप मेंस की बुकलेट उठाएं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करें, लिखने की तैयारी करें। ये हमारा प्रयास यहाँ पर रहा है कि स्टोन एज या पाषाण काल का ऐसा कोई भी प्रश्न ना हो जो हमने यहाँ छोड़ दिया। हमने सभी प्रश्न जो है अच्छे से तैयार आपके करवाए। आशा करते हैं कि आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।